हमने रीतिकाल के 3 प्रकरण किए थे। इकाई 2.4 है रीतिकाल, इसमें 3 प्रकरण हमने कर लिए इसके। अब रीतिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य कौन से हैं, इसके फैक्ट क्या है इसके अंदर। सबसे पहले सामान्य परिचय से उसके मुख्य तथ्य क्या है, सामान्य परिचय जो है उससे उसके प्रमुख तथ्य क्या है। तो सबसे पहले रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रसूता। रीतिकाल का क्या नामकरण किया और किसने किया। तो रीतिकाल को अंधकार काल के नाम से त्रिलोचन ने माना। त्रिलोचन के अनुसार जो रीतिकाल था वो अंधकार काल था, सब आंखें बंद करके बस एक दूसरे को फॉलो किए चले जा रहे थे, इसीलिए उसको अंधकार काल कहा। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, जिनको हम रसाल भी कहते हैं, भागीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, इन्होंने इसको कला काल कहा कि यहाँ पर कला समृद्ध हुई थी इस काल के अंदर, तो कला काल कहा इन्होंने। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने उसको रीतिकाल को रीतिकाल का ही नाम दिया क्योंकि रीति चली आ रही थी, उसको फॉलो कर रहे थे। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अलंकारों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था, तो इसको अलंकृत काल कहते हैं मिश्र बंधु। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इसे सिंगार काल कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगारी कविताएं बहुत हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अकॉर्डिंग ये क्या है, श्रृंगार काल है। अब रीति से अभिप्राय, रीति का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग कवियों ने रीति को अलग अलग परिभाषित किया है, अलग अलग परिभाषा दी है उसकी, रीति का अलग अलग मीनिंग बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, जो एक ने किया उसी को फॉलो करते चले जाना, वही रीति कहलाती है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के साथ कई कवियों का, कई रचनाकारों का ये मानना है कि रीति का जो आशय है वो है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, किसी को फॉलो करने का दौर, जो उसको बोलते हैं रीति। जैसे हम रीति रिवाज पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, हम तो सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उसको रीति कहा जाता है, पुरानी रीत चली आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए रीति का अर्थ होता है अनुकरण करना, अनुकरण करने की प्रवृत्ति को ही रीति कहते हैं। अब केशव दास कहते हैं, इन्होंने अपनी भाषा में इसको लिखा, समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। मतलब रीति का वर्णन तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समझने वाले के लिए उसका अर्थ वही है जो वो समझता है। चिंतामणि कहते हैं, रीति सुभाषा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार। रीति जो है कविता की सुभाषा है, कविता को सुंदर बनाने का तरीका वो रीति है चिंतामणि के अकॉर्डिंग। भूषण कहते हैं, सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। मतलब ये सुकविन हूँ की कछु कृपा, मतलब कवियों की, कुछ कवियों की कृपा है जिन्होंने आने वाले कवियों का रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, आसान कर दिया, ऐसा कहना है भूषण का। ठीक है, मतीराम कहते हैं, शो विश्रब्द नवोड़ यो बरनत कवि रसरी। सो विश्रब्द नवोड़ मतलब जब नए रस को जब हम उसमें सम्मिलित कर देते हैं तो वो कवि की रस रीति बन जाती है, ऐसा मतीराम कहते हैं। देव कहते हैं, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। हर कवि की अलग रीति होती है और अपनी अपनी रीति के काव्य होते हैं, तो देव ये मानते हैं रीति से अभिप्राय इसका यही है। सोमनाथ कहते हैं, छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। मतलब छंदों की जो रीति है, जो छंद इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी रीति तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उन्हें पिंगल भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको समझ नहीं सकते, ऐसा सोमनाथ कहते हैं। थोड़े क्रम ते कही अलंकार की रीति। दूल्हा कहते हैं कि क्रम से ही सही, थोड़े थोड़े क्रम से ही सही, लेकिन ये अलंकार की रीति ही रीति है, अलंकारों को इस्तेमाल करने की रीति ही रीति है। पद्माकर कहते हैं, ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीत। ताही को रति मतलब सुंदरता, तो जो रस ग्रंथ, जो ग्रंथों का के अंदर जो रस होता है वही उसकी सुंदरता और यही रीति है, जो ये पद्माकर का मानना है। प्रताप शाही कहते हैं, कवित रीति कुछ कहत है व्यंग अर्थ चित लाए। मतलब कविता की जो रीति होती है वो कुछ कहना चाहती है, उसमें व्यंग के अंदर भी अर्थ मन में आ जाता है, जब कोई व्यंग करता है तो उसका भी अर्थ मन में आता है, वही कविता की रीति होती है, ऐसा प्रताप शाही का मानना है। भिखारी दास कहते हैं, काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। काव्य की जो रीति है वो क्या है, हमारी आंखों देखी और कानों सुनी बातें ही हैं, सिर्फ ये हमने बहुत लोगों की बातें सुनी है, देखी है, तो वही रीति है, ऐसा भिखारी दास का मानना है। भिखारी दास फिर कहते हैं, अरु कुछ मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। कुछ ऐसे मुक्तक भी हैं रीति के अंदर जिनको कहने में खुशी का अनुभव, उल्लास मतलब खुशी का अनुभव होता है। फिर भिखारी दास कहते हैं, बंदौ सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कुछ हो लहु लहे कविताई को पंथ। बंदौ सुकविन के चरण मतलब जो अच्छे कवि, सुकविन मतलब जो अच्छे कवि, उनके चरणों की वंदना करना एक रीति है। जो ग्रंथ वो बनाते हैं
वो आने वाले कवियों के लिए रास्ता तैयार करते हैं। जो ग्रंथ वो लिखते हैं, जिन ग्रंथों की, जो अच्छे कवि जो है जब ग्रंथों की रचना करते हैं, उनको फॉलो करके दूसरे आने वाले कवियों का जो रास्ता होता है वो आसान हो जाता है। भिखारीदास कहते हैं। बेनी प्रवीण, या रस अरु नवरत तरंग में, नवरस रीति ही देखी, अति प्रसन्न है ललन जी, कीनी प्रीति विसेखी। बेनी प्रवीण कहते हैं या रस अरु नव तरंग में, मतलब जब कुछ नया लिखते हैं उसके अंदर जो रस होता है, नवरस, नौ रस जब किसी चीज के अंदर आ जाते हैं तो वो मन को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देते हैं और वही आगे जाके रीति बन जाते हैं। सुरती मिश्र कहते हैं, वर्णन मनरंजन जहां रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जो तुही काव्य कहत सब कोई। वर्णन मनरंजन जहां, मतलब जिसकी बातों में मन लग जाए, जिनकी बातों को सुनकर इंटरेस्ट आने लगे, वो रीति अलौकिक होती है, उसी को फॉलो करने का फायदा होता है। निपुण कर्म कवि को जो तिहि काव्य कहत सब कोई, मतलब जो निपुण कवि होता है उसको फॉलो करना सभी का कर्म होता है। जैसे आज की डेट में हमारे कुमार विश्वास जी इतने फेमस हैं, तो उनकी रीति पर ही लोगों ने कविताएं गाना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया, उनकी तरीके से लोग अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि वो भी फेमस हो सके। तो वही है, जो अच्छे कवि हैं, जिनकी बातें मन को मोहती है, तो उन्हीं को फॉलो करना रीति कहलाती है। ठीक है, तो ये थे रीति से अभिप्राय। ठीक, अब रीति काल के प्रवर्तक एवं उनके प्रस्तोता। प्रवर्तक कौन है और उनको प्रस्तुत करने वाले कौन है? पहले प्रवर्तक हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनको प्रस्तुत करने वाले थे केशवदास। इनका रचना काल माना जाता है 1555 से 1617 ईस्वी, 1555 से 1617 ईस्वी। दूसरे प्रस्तोता हैं आचार्य रामचंद्र, दूसरे प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको प्रस्तुत किया है चिंतामणि ने। इनका जो रचना काल है वो 1643 ईस्वी से के आसपास माना जाता है। अब इसके अंदर एक नोट दे रखा है, कृपा राम को कालक्रम की दृष्टि से, कृपाराम जो कवि है उनको कालक्रम की दृष्टि से, केशवदास को रचनाकार की व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, और चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। रीति काल का प्रवर्तक 3 लोगों को माना जाता है, कृपाराम, केशवदास और चिंतामणि। कृपाराम को माना जाता है कालक्रम की दृष्टि से, अगर हम कालक्रम के मतलब समय के अनुसार देखें तो कृपाराम है, और केशवदास को माना जाता है रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, उन्होंने रचनाकार के व्यक्तित्व को देखा है। तो और चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये रीति काल के प्रवर्तक थे और उनके प्रस्तुता थे। अब है रीति काल के उदय की पृष्ठभूमि, मतलब पृष्ठभूमि क्या होता है, उसका बेस, रीति काल का उदय कैसे हुआ। रीति काल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी, मतलब हिंदू राजाओं को हराकर मुगल जो है अपना शासन स्थापित करते जा रहे थे। उस काल से रीति काल का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि उन्हें ही अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा प्रिय था और वो भोग विलास में ज़्यादा डूबे रहते थे। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा था। अब हिंदी पर फारसी काव्य को, मुगल आए थे, मुगलों की भाषा थी फारसी, उर्दू फारसी वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो फारसी का प्रभाव पड़ने लगा था हिंदी पर। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें कविताएं प्राय प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं। फारसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि उसके अंदर प्रेम के विरह को दर्शाया था, उसके सेंटर जो होता है प्रेम में विरह होता है। रीति काल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ, पूर्वार्ध होता है फर्स्ट हाफ, उत्तरार्ध होता है सेकंड हाफ। इसका जो सेकंड हाफ है, रीति काल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय, या अब इस समय में जो केंद्रीय मुगल सत्ता थी वो टूटने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा था, अंग्रेज अपनी सत्ता स्थापित करने लग गए थे। इस समय मुक्ति की भावना 2 रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। अब उसमें 2 रूप कौन कौन से, रीति मुक्त और रीति इतर, मतलब या तो रीति से मुक्त हो कविताएं या रीति के अलावा कुछ और हो। रीति इतर मतलब रीति के अलावा कुछ और। रीति काल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जा रही है। रीति काल की गैर दरबारी कविता में प्राय 2 परंपराएं हैं। अब दरबार के अंदर जो हैं वो तो श्रृंगारिक कविताएं हैं, वो रीति काल से रिलेटेड है, लेकिन जो गैर दरबारी कविताएं हैं, रीति काल की जो गैर दरबारी कविताएं हैं, उसमें 2 तरह की परंपराएं हैं। एक है नीति काव्य और दूसरा भक्ति काव्य। नीति मतलब जो शासन चलाने की नीति होती है, लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, और भक्ति काव्य मतलब भगवान में विश्वास। तो ये गैर दरबारी कविताओं की परंपराएं। इसके अतिरिक्त इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति काव्य कहे गए।
ठीक है, तो ये है रीतिकाल की उदय की पृष्ठभूमि। इसके बाद है रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं? अब इसमें विशेषताओं की हेडिंग पढ़ लेते हैं। पहले हेडिंग क्या क्या है। सबसे पहले है काव्य तत्व और आचार्य तत्व का मिश्रण। दूसरा है अंतर वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन। तीसरा है अलंकारिता के प्रति अत्यधिक सजगता। चौथा है चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। फिर है प्रकृति चित्रण। फिर प्रेम अनुभूति की मांसलता, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़, वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति। वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति, काव्य संगठन, और उसके अलावा उसके बाद अन्य विशेषताएं और भी हैं। तो ये मेन हेडिंग थी, इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है काव्य तत्व और आचार्य तत्व का मिश्रण। रीतिकालीन काव्य की विशेषता क्या थी? उसके अंदर काव्य तत्व भी होता था और एक आचार्य तत्व। काव्य तत्व और आचार्य तत्व में डिफरेंस क्या है? काव्य तत्व क्या होता है? सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो कविताएं की जाती हैं, वो काव्य तत्व होता है। आचार्य तत्व क्या होता है? जिससे लोग कुछ सीखते हैं, रचना करना सीखते, वो होता है आचार्य तत्व, जिसमें लोगों को कुछ सिखाने की विशेषता होती है, वो आचार्य तत्व होता है। काव्य तत्व सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो इसमें शास्त्र और रचना में समांतर पार्थक्य रहा, मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल चलती रही, लेकिन रीति काल में शास्त्रीयता और रचनात्मकता का यह समांतर पार्थक्य खत्म हो जाता है। रीति काल में मेन जो है वो काव्य तत्व हो जाता है और आचार्य तत्व उसमें से निकल जाता है। केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास और पद्माकर जैसे रचनाकारों की मूल चिंता संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना कर और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करना है। इसीलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा गया। तो इसमें मिश्रण इसीलिए था कि इसमें कुछ कवि ऐसे भी थे जो लोग अपनी जो परंपरा थी, अपने काव्य शास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे और वो चाहते थे कि आने वाले कवि उसको फॉलो करें, वो आचार्य कवि कहे जा सकते हैं। तो इसीलिए रीति काल के अंदर काव्य तत्व और आचार्य तत्व का मिश्रण माना जाता है। फिर है अंतर वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन। अंतर वस्तु मतलब अंतर वस्तु क्या होती है? तो मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, कविता का मेन सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो अंतर वस्तु होती है। तो उसके अंदर उन्होंने श्रृंगार को लिया, उन्होंने अंतर वस्तु के रूप में श्रृंगार को चयन किया रीतिकाल के अंदर। श्रृंगारिता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगारिता की यह चेतना रीतिकाल में सामंती परिवेश और शास्त्र द्वारा समर्थित है। रीतिकाल की श्रृंगारिकता में काम शास्त्र, नायिका भेद और गृहस्थिक संबंधों की दिनचर्या का फैलाव है। इसके अंदर काम शास्त्र मतलब लोगों के अंदर काम भावना को प्रभावित करना, मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे, अपने बारे में सुनना चाहते थे, इसीलिए इसके अंदर श्रृंगार पक्ष ज्यादा होता था। और या फिर सुंदर स्त्रियों के रूप के वर्णन ज्यादा किए जाते थे, तो श्रृंगार पक्ष ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर अंतर वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन किया गया था। फिर है अलंकारिता के प्रति अत्यधिक सजगता। अब वो कविताओं में ध्यान रखते थे कि अलंकारों का सही से इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा अलंकारों का इस्तेमाल करें। रीतिकाल के अंदर ऐसा था। रीतिकाल में कविता की अंतर वस्तु की तुलना में उसका रूप महत्वपूर्ण हो गया। रूप का सीधा संबंध अलंकृति से है, उसमें अलंकारों के इस्तेमाल से है। इसीलिए कवियों ने अलंकार को कविता के शोभा कारक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि उसमें चमत्कार और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अपनाया। मतलब अपनी भाषा को और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अलंकारों का इस्तेमाल किया। फिर है चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। चित्रात्मकता मतलब कविता सुन के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाए, पिक्चर बने हमारे माइंड के अंदर। नाद सौंदर्य मतलब सुंदरता के बारे में। रीतिकाल की चित्रात्मकता को प्राय सभी आलोचकों ने स्वीकारा है। चित्रात्मकता रीति काव्य की अति महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर है प्रकृति चित्रण। अब ये श्रृंगार से रिलेटेड थी तो प्रकृति का चित्रण भी होना जरूरी है। जब प्रेम की कविताएं होंगी तो प्रकृति उसमें से अलग नहीं रह सकती, तो उसके अंदर रीतिकाल के अंदर प्रकृति चित्रण भी बहुत देखा जाता है। रीति कवियों का प्रकृति चित्रण समानता उद्दीपन विभाव के रूप में ही हुआ। मतलब वो जो उन्होंने ऋतु वर्णन किया है, प्रकृति का जो चित्रण किया है, वो ऐसा किया है कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर उनके मन में दुख होने लगता है, मतलब उन्हें पेन होने लगता है। बादल, चांदनी, मलय शमीर, नदी और वसंत जैसे प्राकृतिक उपादानों को रीति कवियों ने अपना विषय बना लिया। फिर है प्रेमानुभूति की मानसलता। मतलब इसमें प्रेमानुभूति की मानसलता, इसमें फिजिकल लव ज्यादा आ जाता है यहाँ पर, मतलब शारीरिक प्रेम से ज्यादा है इसके अंदर, मानसिक प्रेम से ज्यादा शारीरिक प्रेम को दिखाया गया है इसके अंदर। प्रेम रीति काव्य का केंद्रीय विषय है, लेकिन सामंती वातावरण के दबाव और रुचियों के कारण इन कवियों ने प्रेम के नितांत दैहिक यानी कि शारीरिक और उत्तेजक प्रसंगों एवं चित्रों को ही अपनी कविता में व्यक्त किया है। फिर है श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़। यहाँ पर श्रृंगार और भक्ति को मिक्स कर दिया इन्होंने। श्रृंगार रीति काव्य का मुख्य उपजीव्य है, लेकिन उसके साथ साथ इस काल के कवियों ने राधा कृष्ण के बहाने भक्ति भावना को भी स्थान दिया है। मतलब राधा कृष्ण में भी इन्होंने प्रेम को ही एक्सप्लेन किया, लेकिन कृष्ण जो है भगवान है तो वहाँ भक्ति भावना आ जाती है। रीति कवि भक्ति भावना को गंभीर, प्रगाढ़ और आंतरिक रूप से अपनाने में समर्थ नहीं हो सके। मतलब उन्होंने भक्ति भावना को भक्ति भावना की तरह प्रस्तुत नहीं किया।
वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति, मुगलों को, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता की प्रशंसा करना, राज्य की प्रशंसा करना, नीति की प्रशंसा करना इनका मुख्य कार्य रहा था। श्रृंगार चित्रण के अलावा रीति काव्य के कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाता की वीरता का भी प्रभावपूर्ण अंकन किया। भूषण इन वीर गाथात्मक परंपरा के मूर्धन्य कवि हैं, सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। फिर आते काव्य संगठन। काव्य संगठन किस प्रकार के थे? रीति काल की कविता आधुनिक आलोचना की शब्दावली में शुद्ध कलात्मक कविता है, मतलब वहां पर कला दिखाई है लोगों ने, कवियों ने, इसीलिए इस कविता में कलात्मक कसाव और अभिव्यक्ति की लाघवता का अपूर्व मेल है। और इसके बाद इसके अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं। अन्य विशेषताएं क्या हैं? रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? नायिका भेद और श्रृंगार रस को ही एक्सप्लेन किया गया है। रीति काव्य की भाषा में ब्रज भाषा के अतिरिक्त, ब्रज भाषा तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की है लोगों ने, उसके अलावा अरबी, फारसी और जेसस शब्दों का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ है। काव्य शैली के रूप में इन कवियों ने मुक्तक को ही अपनाया है। मुक्तक क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं जिनका अलग अपना मीनिंग होता है, छोटी छोटी लाइनें, दोहे भी बोल सकते हैं इसको। दोहा, सवैया, कवित इस काल के प्रधान छंद हैं तथा गौण रूप में रोला, सोरठा, बरवे और छप्पे आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ है। ये गाँव में लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए सोरठा, रोला वगैरह गाते हैं, तो कवियों ने इसका सहारा लिया क्योंकि उनकी भाषा में उनको समझाना ज़्यादा ईजी रहता है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया, इन छंदों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। सवैया रीति काल का मधुरतम छंद है। मधुरतम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कानों को सुकून देता है। देव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि कवियों ने सवैयों में वर्णनात्मकता और नीति तत्व दोनों का सुंदर समावेश किया है। तो ये थे रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। इसके बाद है रीतिकाल में आचार्य तत्व। रीतिकाल में आचार्य तत्व कितना है? भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए। अब 3 प्रकार के आचार्य कौन कौन से हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। पहली श्रेणी में ऐसे उद्भावक आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, जिन्होंने कुछ नया बनाने का प्रयास किया है, जिन्होंने नई रचना करने का प्रयास किया है, उनको उद्भावक आचार्य कहते हैं, जिन्होंने कुछ रचना की। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की। दूसरे आचार्य कौन होते हैं? जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या कर दी, जैसे महाभारत हो गई, भागवत गीता हो गई, इनकी व्याख्या की, वो दूसरी श्रेणी के आचार्य हैं। तीसरी श्रेणी में कवि शिक्षकों की है, वो लोगों को सिखाते हैं कि कविताएं किस प्रकार से की जाए, किन किन कविता करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस मानदंड पर रीति काल के अधिकांश आचार्य कवि मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में ही आते हैं, और तो इसमें उद्भावक आचार्य तो है ही नहीं। इन्होंने किसी ने कुछ नया करने का प्रयास किया ही नहीं, या तो किसी चीज़ की उन्होंने व्याख्या की है या लोगों को उसको लिखना सिखाया है, शिक्षक की भूमिका अदा की है।